जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम करने वाले हैं मुगल काल, यानी कि इतिहास से संबंधित, भारतीय इतिहास से संबंधित मुगल काल को देखने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम पहले से ही 129 प्रश्नों को व्याख्या सहित देख चुके हैं। और दोस्तों ये बुक है दृष्टि आईएएस की, जो प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज की 6 बुक आती हैं, यानी कि प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज के तहत 6 बुक आती हैं। उनको एक एक करके हम सभी क्लासों को देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे, जिसमें पीछे काफ़ी सारी क्लास कर चुके हैं। आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसमें हम आज का पहला प्रश्न है, और दोस्तों हर प्रश्न को व्याख्या सहित करेंगे। आप इसका एक शॉर्ट नोट बनाते हुए चलना, जिससे आपको रिवीजन में आसानी हो। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में। शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे अपने वजीर से जान का खतरा था, जिस कारण अपने शासन के आरंभिक वर्षों में यह राजधानी से दूर रहा था। तो दोस्तों ये पहला कथन हमारा एकदम राइट है। इसे अपने वजीर से जान का खतरा था, इसलिए आरंभिक वर्षों में राजधानी से अपनी दूर रहा था। दूसरा, इसे बक्सर की लड़ाई में हार जाने के बाद कई वर्षों तक कंपनी का पेंशन याफ्ता बनकर इलाहाबाद में रहना पड़ा था, यानी कि ये बक्सर के युद्ध में हार गया था, तो तब इसे कंपनी पेंशन देती थी, यानी कि पेंशन बनकर पेंशन लेता था। तो दोस्तों ये वाला भी कथन हमारा राइट है। दोनों कथन राइट हो गए तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है कि शाह आलम द्वितीय को अपने वजीर से जान का खतरा था, अतः ये अपने शासन के आरंभिक वर्षों में अपनी राजधानी से दूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहा। अगला पॉइंट है, उसने 1764 में बंगाल के मीर कासिम और अवध के शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बक्सर की लड़ाई में हिस्सा लिया था। इसमें अंग्रेजों से हार जाने के बाद कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर याफ्ता बनकर रहा। वह 1772 में मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़कर दिल्ली लौटा, परंतु अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर 1857 तक, जब मुगल वंश अंतिम रूप से खत्म हो गया, मुगल बादशाह अंग्रेजों के लिए केवल राजनीतिक मोहरा बने रहे थे। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था। तो मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह ये था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था, याद रखना, अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। दोस्तों इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। इसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। इसे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। इसके पिता अकबर शाह द्वितीय थे। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है तकावी ऋण के संदर्भ में। तो दोस्तों याद रखना है, तकावी ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है। तो याद रखना, तकावी ऋण यह खेती के विस्तार एवं बेहतरी के लिए राज्य की ओर से दिया जाता था, यानी कि खेती के विस्तार एवं बेहतर करने के लिए राज्य की ओर से दिया जाता था। कौन सा? तकावी ऋण। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। याद रखना, तकावी ऋण खेती को अच्छा बनाने के लिए, खेती का विस्तार बनाने के लिए राज्य की ओर से दिया जाता था, तो इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तकावी ऋण के बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तकावी ऋण मुख्य रूप से खेती के विस्तार एवं बेहतरी के लिए राज्य की ओर से दिया जाने वाला एक ऋण था। इसमें गरीब खेतीहारों, यानी कि गरीब खेत करने वाले अकाल, सूखे, बाढ़ जैसी विपरीत परिस्थितियों में उबरने में सहायता मिलती थी। साथ ही यह उन समय पर भू राजस्व देने के लिए समर्थ बनाने का राज्य का एक प्रयास भी था, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में जवाबित पद का अर्थ है, यानी कि जो भारतीय इतिहास है मध्यकाल में जवाबित पद क्या होता था, यानी कि जवाबित पद का मतलब क्या है। तो जवाबित पद यह एक धर्मनिरपेक्ष डिक्री है। धर्मनिरपेक्ष डिक्री कौन है? जवाबित पद धर्मनिरपेक्ष एक डिक्री है, याद रखना। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुगल शासक द्वारा जारी
धर्मनिरपेक्ष फरमान या डिक्री को जवाबित के नाम से जाना जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला पॉइंट है औरंगजेब फरमानों का एक संकलन और सरकारी नियम कायदे जवाबित ए आलमगीरी नामक पुस्तक में संकलित किया है। अगला पॉइंट है सैद्धांतिक रूप से जवाबित ने शरिया को पूरक बनाया, व्यावहारिक रूप से इसमें समय समय पर शरिया को संशोधित भी किया गया है। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा हुआ है सही सुमेलित है, यानी कि कौन सा सही सुमेलित है। पहला है सर टॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पादरी एडवर्ड टेरी के साथ उपस्थित हुआ था। तो दोस्तों पहला कथन एकदम हमारा राइट है, याद रखना। सर टॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत थे, जहांगीर के दरबार में आए थे और एडवर्ड टेरी पादरी कौन थे? एडवर्ड टेरी के साथ आए थे। तो दोस्तों इसमें 2 पॉइंट है। सर टॉमस जहांगीर के समय आए थे, जहांगीर के दरबार में, पादरी एडवर्ड टेरी के साथ आए थे और जेम्स प्रथम के दूत थे, इसलिए पहला कथन हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा है जहांगीर ने एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की थी तथा पुर्तगालियों के आक्रमण के विरुद्ध उनकी सहायता का भी आश्वासन दिया था। तो दोस्तों दूसरा भी कथन हमारा राइट है। जब ये दोनों कथन राइट हो गए तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसमें। सर टॉमस रो जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1615 ईस्वी में पादरी एडवर्ड टेरी के साथ मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। टॉमस रो सूरत में अंग्रेजों का व्यापार करने के फरमान को प्राप्त करने तथा भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने उपस्थित करने में सफल रहा। इस संदर्भ में दोनों कथन सही है। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन शेरशाह सूरी के बारे में सत्य हैं, यानी कि शेरशाह सूरी के बारे में कथन पूछे हुए हैं। तो याद रखना पहला कथन है शेरशाह सूरी एक अफगान शासक था और बहुत योग्य शासक था, जिसके अच्छे सुधारों को अकबर ने भी जारी रखा। तो दोस्तों पहला कथन क्या हमारा? पहला कथन एकदम सही है, यानी कि अकबर ने इसके अच्छे सुधारों को भी जारी रखा था। दूसरा है शेरशाह सूरी ने ग्रांड टैंक रोड का निर्माण करवाया और चांदी के सिक्के रुपया की शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा राइट है। दोस्तों हम इसको बार बार पढ़ चुके हैं। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और इसने रुपया की भी शुरुआत की थी। अगला है शेरशाह सूरी ने बक्सर की लड़ाई में हुमायूं को हराया, जिसके कारण वह 14 साल तक भारत से निर्वासित रहा। तो दोस्तों ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों? दोस्तों बक्सर की लड़ाई में नहीं, चौसा के युद्ध में हराया था। कहाँ हराया था? चौसा के युद्ध में। चौसा के युद्ध में हराया था। बिलग्राम का युद्ध था एक, और एक चौसा का युद्ध था। तो दोस्तों इन दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, ना कि बक्सर के युद्ध में। तीसरा कथन गलत हो जाएगा। चौथा है शेरशाह ने किसानों को सीधे पट्टे जारी किए, जिससे किसानों को सम्राट के बीच कोई बिचौलिया नहीं रहा। सम्राटों के बीच, यानी कि किसानों के और सम्राटों के बीच कोई बिचौलिया नहीं रहा था। तो दोस्तों ये भी राइट है। अगला है अकाल सहायता कोष के लिए उपकर लगाया। अकाल सहायता कोष के लिए उपकर लगाया था। तो दोस्तों ये भी कथन राइट है। तीसरा कथन गलत है, बाकी सारे सही हैं। जब तीसरा गलत है बाकी सारे सही हैं तो ऑप्शन डी में हमारा आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। कथन 1, 2, 3, 1, 2, 4 और 5 सभी सत्य हैं, जबकि 3 कथन गलत है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा का युद्ध 1539 और बिलग्राम का युद्ध 1540 के युद्ध में परास्त किया था, जिसका परिणाम उसके लिए 14 वर्ष का भारत से निर्वासित था। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? कौन से कथन सत्य नहीं है उनको हम देख लेते हैं। दोस्तों पहला है राजस्व की दहशाला पद्धति। तो राजस्व की दहशाला पद्धति ये अकबर ने लगाई थी और ये भू राजस्व प्रणाली में सुधार के लिए था। तो दोस्तों ये वाला सही हो जाएगा, ये भू राजस्व में सुधार के लिए था। अगला है झरोका दर्शन की प्रथा। झरोका दर्शन की प्रथा, यानी कि झरोका दर्शन की प्रथा है, ये किसने लागू की थी? तो ये अकबर ने लागू की थी। झरोका दर्शन की प्रथा ये अकबर ने लागू की थी।
झरोखा दर्शन की प्रथा अकबर ने लागू की थी, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। अगला है शाही सैनिकों के एकता की समाप्ति। शाही सैनिकों को एकता की समाप्ति ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों ये वाला एकदम राइट है। इसमें दे रखा है पेशेवर और कुशल सेना की स्थापना, भद्रजनों और सैन्य अधिकारियों को छोड़कर और नगद रूप में वेतन का भुगतान, ये एकदम राइट है। अगला है दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात कल्याण विभाग गरीबों के दान था जो मुफ्त अस्पतालों, गरीबों के विवाह के खर्चे के लिए मैरिज ब्यूरो आदि जैसे उपायों दीवान ए खैरात को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, ना कि मोहम्मद तुगलक ने। दोस्तों ये वाला गलत हो जाएगा। दीवान ए खैरात किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? गरीबों के लिए दान, यानी कि कल्याण विभाग है गरीबों के लिए दान से संबंधित है। दोस्तों चौथा गलत है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दूसरा और चौथा गलत है, ये आंसर हो जाएगा। उसमें पूछा हुआ था सत्य नहीं है, असत्य कथन पूछे हुए थे। इन पद्धतियों के बारे में व्याख्या में देख लेते हैं। दहशाला राज्य व्यवस्था अकबर के समय में भू राजस्व की नीति सुधार के रूप में आई थी। याद रखना, दहशाला अकबर के समय आई थी। इस प्रयास का श्रेय टोडरमल को जाता है। याद रखना, दहशाला पद्धति का श्रेय किसे जाता है? टोडरमल को जाता है। यह जब्ती या बंदोबस्त व्यवस्था का सुधार था। इसने भूमि को 4 भागों में विभक्त किया: पोजल कृषि योग्य, परौती थोड़ी अवधि से ऊपर लिए ऊसर, यानी कि थोड़ी अवधि से ऊसर। अगली है चाचर जो 3-4 वर्ष से ऊसर। बंजर है वो 5 वर्ष से कृषि योग्य नहीं है, उसे बंजर कहते थे। इसकी इलाही गाज अर्थात मापने की एक जैसी इकाई को भी शुरुआती की थी, इसलिए युग्म 1 सही है। अगला देख लेते हैं झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन का रिवाज अकबर द्वारा राजशाही की स्वीकार्य को एक प्रचलित विश्वास के रूप में और अधिक फैलाने के लक्ष्य से आरंभ किया गया था। याद रखना, झरोखा दर्शन अकबर ने शुरू किया था। अगला है शाही सैनिकों के एकता का समापन जिससे कि एक पेशेवर सेना बनाई जा सके। अलाउद्दीन खिलजी के अन्य सैन्य सुधारक घोड़ों पर यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के अन्य सैन्य सुधारक हैं जैसे घोड़ों पर छाप या दाग तथा हुलिया सैनिकों की वर्णित भूमिका में, अतः युग्म 3 सही है। अगला है दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात ये कल्याण विभाग है, गरीबों के लिए दान विभाग था जो मुफ्त अस्पतालों, गरीबों के विवाह के खर्चे के लिए मैरिज ब्यूरो आदि जैसे उपाय करता था। दीवान ए खैरात को फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था, जबकि दीवान ए कोई विभाग कृषि विभाग का गठन मोहम्मद तुगलक ने किया था। याद रखना दोस्तों, याद रखना, दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए कोही मोहम्मद तुगलक। जब कोही पूछ लिया है तब मोहम्मद तुगलक, खैरात पूछ लिया है तब फिरोज शाह तुगलक। इस विभाग के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने ऊसर और प्रति भूमि को खेती योग्य भूमि में परिवर्तित करने हेतु किसानों को बीज आदि के लिए कृषि ऋण, तकावी ऋण देने की शुरुआत की। ऐसा उसने दोआब के किसानों के विरोधों के बाद किया था जो भू राजस्व को सकल उत्पाद के 50% तक बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे। तब उसने महसूस किया था कि समस्या न केवल यही समाधान है। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अकबर की सुलह कुल नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अकबर की सुलह कुल नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला है इसका उद्देश्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना और उनके बीच शांति और सद्भाव बनाए रखना था। सद्भाव बनाए रखना था तथा स्वतंत्रता के बाद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए इसी का अनुसरण हमारे संविधान में किया गया है। तो दोस्तों ये पहला कथन क्या है हमारा? पहला कथन हमारा क्या है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अकबर की सुलह कुल नीति थी वो सभी धर्मों के बीच शांति और सद्भाव बनाने रखना और स्वतंत्रता के बाद भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की यही नीति अपनाई गई है। दोस्तों अगला है इसका विकास
फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में होने वाले नियमित धार्मिक वाद विवाद का प्रमाण था। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। इस जो इबादत खाना था फतेहपुर सीकरी में, उसी में इसका वाद विवाद होता था। अगला है, सभी धर्मों को अच्छाई पर विश्वास होने के कारण कई स्वस्थ परंपराओं को पहचान मिली, जैसे कि कई हिंदू ग्रंथों को फारसी में अनुवाद हुआ था। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। अगला है, इस बात का ध्यान रखा गया था कि इस्लाम के विचारों को व्यवहारों का उल्लंघन ना हो। तो दोस्तों ये वाला कथन गलत है, क्योंकि सुलह कुल नीति थी, अकबर की सुलह कुल नीति, ये सभी धर्मों का पंथ निरपेक्ष थी, ना कि इस्लाम के विचारों के लिए थी, एक धर्म के लिए नहीं थी, सभी धर्मों के लिए थी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला है, निम्नलिखित में से किसकी मुगल शासक में योग व्यक्ति मैन ऑफ मेरिट की उपाधि थी? यानी कि योग व्यक्ति या मैन ऑफ मेरिट की उपाधि थी, तो किसकी थी? तो एक थी आसफ खां की, दूसरी थी मिर्जा रजा। आसफ खां मिर्जा रजा को मैन ऑफ मेरिट या फिर योग व्यक्ति की उपाधि थी। कौन से शासक काल में? मुगल शासन काल में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आसफ खां की उपाधि सर्वोच्च मंत्रियों में से किसी एक को दी जाती थी। जयसिंह और जसवंत सिंह औरंगजेब के दो सर्वोच्च श्रेणी दरबारी थे, उन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कथन एवं कारण से संबंधित है। तो दोस्तों चल पढ़ लेते हैं इसे। पहला कथन है हमारा, मुगल बादशाह को दैवीय शक्ति का प्रतीक और विभिन्न मामलों में दैवीय सलाह का स्रोत भी माना जाता था। तो दोस्तों पहला कथन राइट है। दूसरा है इसमें कारण आर, जिन लोगों को फर-ए-इजडी मिली थी उस तालिका में बादशाह का नाम सबसे ऊपर था। फर-ए-इजडी मिली थी उस तालिका में बादशाह का नाम सबसे ऊपर था। तो दोस्तों ये भी कथन राइट है। जब दोनों कथन सत्य हो गए तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। व्याख्या में देख लेते हैं। इसमें मुगल बादशाह को दैवीय शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता है। वह प्रजा के लिए दैवीय शक्ति निर्दोषों का स्रोत था। वह उन लोगों की सूची में सर्वोपरि होता था जो फर-ए-इजडी प्राप्त करते थे, जिसका अर्थ होता था ईश्वर से प्रत्यक्ष आने वाली दैवीय रोशनी। इस प्रकार ए एवं आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, मुगल काल के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है मुगल काल के बारे में? तो दोस्तों देख लेते हैं मुगल काल के बारे में। पहला है, मुगल कालीन इमारतें अपने संतुलन, ऊंचाई, भव्यता, चबूतरे पर निर्माण, सौंदर्य और व्यवहार पूर्वक गुंबदों के प्रयोग, मेहराबों, चारबाग या बगीचों तथा वक्राकार पत्थरों के लिए जानी जाती हैं। तो दोस्तों पहला कथन राइट है, क्योंकि मुगल काल में सभी इमारतों में अच्छी तरीक़ा से प्रयोग किया गया है। अगला है, मुगल चित्रकला में शाही जीवन को मुख्य विषय के रूप में चित्रित किया गया है और इसमें मुख्य बल प्राकृतिक सुंदरता पर दिया गया है। सामान्यतः धार्मिक विषयों की अनुपस्थिति रही है। तो दोस्तों ये भी कथन राइट है, क्योंकि इसमें धार्मिक विषय नहीं लिए गए, इसकी अनुपस्थिति रही है। अगला है, अकबर ने फारसी को न्यायिक भाषा का दर्जा दिया था। दोस्तों एकदम कथन राइट है। जो मुगल काल है उसकी राजभाषा क्या थी? वो फारसी थी। चौथा है, संगीत के क्षेत्र में दो स्पष्ट काल दिखाई देते हैं जिसमें अकबर के बाद के शासकों ने संगीत को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया था। तो दोस्तों ये वाला कथन गलत है, क्योंकि शाहजहां संगीत का बहुत शौकीन था। तो दोस्तों वो भी अकबर के बाद ही था। तो अकबर के बाद था शाहजहां, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। आंसर में पूछा है सही नहीं है, सही नहीं है तो ऑप्शन डी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसमें। विकल्प डी सही नहीं है, क्योंकि शाहजहां गायन और वाद्य संगीत का बहुत शौकीन था। उसके समय के दो महान हिंदू संगीतज्ञ जगन्नाथ जनार्दन भट्ट थे। यह सच है कि औरंगजेब, जो कि कट्टरवादी था, औरंगजेब ने अपने दरबार से गायन को समाप्त कर दिया था। अकबर संगीत प्रेमी था। ग्वालियर के तानसेन एवं मालवा के बाज बहादुर संगीतकार उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो इसलिए डी कथन हमारा गलत होगा। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, बैरम खां को इतिहास के महत्वपूर्ण
इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो बैरम खां है उसको इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो पहला है, उसने हुमायूं के 14 वर्ष तक फारस निर्वासन को समाप्त करने में सहायता की और सरहिंद के युद्ध में सिकंदराबाद सूर को परास्त किया था। तो दोस्तों ये पहला कथन राइट है, क्योंकि बैरम खान ने अकबर की देखभाल भी की थी और जो हुमायूं का था 14 वर्ष का निर्वासन उसको भी समाप्त करने में मदद की थी। अगला पॉइंट है इसमें, दूसरा कथन है, शुरुआती वर्षों में अकबर की देखभाल भी की थी। तो दोस्तों ये भी कथन राइट है। अकबर के खिलाफ विद्रोह में जहांगीर की सहायता की थी। तो दोस्तों ये तीसरा कथन गलत है, क्योंकि उसने जहांगीर की सहायता नहीं की थी। अगला है, दीन ए दिलाई का समर्थक था। जो बैरम खां था वो दीन ए इलाही धर्म का समर्थक नहीं था, यानी कि इसका विरोधी था, समर्थक नहीं था। ये भी गलत हो जाएगा। तो बैरम खां के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऊपर वाले दो कथन सही हैं, तो ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में। सही विकल्प ए है, शेरशाह सूरी ने चौसा एवं कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया। हुमायूं भाग निकला एवं उसने 14 वर्ष अज्ञातवास में फारस में गुजारे। बैरम खां इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 14 वर्ष के अज्ञातवास के समय उसने हुमायूं की मदद की और उसी की मदद से हुमायूं ने सरहिंद में सिकंदराबाद को सूर को पराजित किया। हुमायूं की मृत्यु के बाद प्रारंभिक वर्षों में उसने अकबर की देखभाल की थी। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, फर ए इजदी दिव्य प्रकाश नामक अवधारणा, जिसका अर्थ है राजसी सत्ता भगवान से निकलने वाली रोशनी है और सूर्य से निकलने वाली एक किरण है, ये दी गई है। तो ये किसने दी है? ये दी गई है अबुल फजल द्वारा फर ए इजदी दी गई है। याद रखना, कभी प्रश्न में पूछ लिया है कि फर ए इजदी ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये अबुल फजल के द्वारा दी गई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अकबर के धार्मिक विचारों और उनकी आधिपत्य की अवधारणा को उनके जीवनीकार अब्दुल फजल ने विस्तार से वर्णित किया है। अब्दुल फजल के अनुसार फारसी सत्ता भगवान से निकलने वाली रोशनी और सूरज से निकलने वाली एक किरण है। इस रोशनी को फर ए इजदी दिव्य प्रकाश कहा जाता है और यह भगवान द्वारा किसी को भी मध्यवर्ती सहायता के बिना राजाओं को प्रदान किया जाता था। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, अकबर के मंत्रालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, दीवान शाही प्रतिष्ठानों के विभाग की देखभाल करता था। तो दोस्तों ये पहला कथन गलत है, क्योंकि जो दीवान था उसी को हम क्या कहते थे? वजीर कहते थे। वजीर को दीवान कहते थे और ये वजीर था वो आय एवं व्यय विभाग का अध्यक्ष था। आय एवं व्यय विभाग का अध्यक्ष था, ना कि इसकी प्रतिष्ठानों यानी कि शाही प्रतिष्ठानों की देखभाल करता था। तो ये वजीर आय और व्यय के विभागों का अध्यक्ष था, जो दीवान था। तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है, मीर बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था। तो दोस्तों ये वाला कथन राइट है। अगला है, सद्र न्यायिक और राजस्व मुक्त इमाम अनुदान के लिए जिम्मेदार था। तो दोस्तों ये वाला भी कथन गलत है। 2 और 3 सही है और ऑप्शन 1 गलत है। तो दोस्तों आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दे रखा है कि अकबर ने मंत्रालयों के संगठन की समस्या का समाधान करने के लिए उनका विभागीय विभाजन किया था। ये 4 विभाग थे। पहला है, मंत्रियों में सबसे अधिक शक्तिशाली वकील या वजीर होता था, जो राज्य विभाग की अध्यक्षता करता था। सैन्य विभाग की अध्यक्षता मीर बख्शी के द्वारा की जाती थी। शाही प्रतिष्ठान, कारखाने और शाही घरेलू रखरखाव मीर समन के अधीन रखे गए। अगला है, न्यायिक और राजस्व मुक्त अनुदान इनाम विभाग सद्र के अधीन रखे गए थे। इसलिए क्या है, एक कथन हमारा सही नहीं है। अगला है, हालांकि ये 4 विभाग इब्न खलदून द्वारा सुझाई गई पारंपरिक संख्या पर आधारित थे, लेकिन
सभी विभाग शक्ति या महत्व में एक समान नहीं थे। समय के साथ वजीर का पद मीर बख्शी के पद के समान ही सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बन गया। अब्दुल फजल के अनुसार आय और व्यय विभाग के अध्यक्ष को वजीर कहा जाता था और उसे ही दीवान भी कहते थे। अगला है उत्तरवर्ती मुगल के अगला प्रश्न है उत्तरवर्ती समय में मुगल काल पतनोन्मुख यानी कि पतन की ओर हो गया था। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े कथन हैं, इनको आराम से पढ़ते हुए चलता है। पहला कथन है दोस्तों, इनको अच्छे से अपने दिमाग में बिठाते हुए चलिए, समझते हुए चलना है। पहला है बहादुर शाह जो औरंगजेब के पुत्रों में से एक था, औरंगजेब के संकीर्ण विचार पर आधारित नीतियों के कुछ विपरीत सिखों और मराठों के साथ समझौता करने की कोशिश की। किसने की? बहादुर शाह जो औरंगजेब के पुत्रों में से एक था, औरंगजेब के संकीर्ण विचारों पर आधारित नीतियों के कुछ विपरीत सिखों और मराठों के साथ समझौता करने की कोशिश की। किसने? बहादुर शाह ने। तो दोस्तों की थी, समझौता करने की कोशिश की थी। तो दोस्तों पहला कथन हमारा एकदम राइट है, किसने कोशिश की थी। अगला है कथन उसका उत्तराधिकारी जहानदार शाह शक्तिशाली कुलीन जुल्फिकार खां की मदद से शासक बना, उसके पूर्णता नियंत्रण में था और उसने हजारा या राजस्व खेती जैसी गलत नीतियों का निर्णय लिया था। तो दोस्तों ये वाला भी कथन सही है। अगला है सैयद बंधु फर्रुखसियर को लाए राजस्व कृषि के कारण वित्तीय क्षरण और अव्यवस्था का प्रसार, वेतन का भुगतान रोकना और सेना में अनुशासनहीनता शुरू हुई। फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी जिससे नेतृत्वहीनता पैदा हुई थी। तो दोस्तों ये वाला कथन हमारा गलत है। अगला है इसमें मोहम्मद शाह अंतिम विघटन को बचाने के लिए आखिरी उम्मीद था, लेकिन उसका भ्रष्ट और अनैतिक प्रेम व्यवहार, निजाम उल मुल्क जैसे समर्थ कुलीन का समर्थन ना मिलना और नादिर शाह के प्रबल आक्रमण ने मुगलों के पुनर्जीवन की सभी आशाओं को समाप्त कर दिया था। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो ये नादिर शाह का आक्रमण भारत में 1739 में हुआ था। तो उससे ये वाला भी कथन हमारा सही है। जब तीसरा कथन गलत है बाकी कथन सही है, तीसरा गलत है बाकी सही है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें सैयद बंधु फर्रुखसियर को लाए थे और वास्तव में उन्होंने फर्रुखसियर की हत्या की थी, अर्थात तीसरा कथन गलत है, जबकि शेष सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा हुआ है सही कथन कौन सा है। पहला है एकता और खालसा दोनों भूमि के प्रकार थे, यानी कि एकता और खालसा दोनों भूमि के प्रकार थे। खालसा कैसी भूमि थी? तो यह राज्य के नियंत्रण में थी, यानी कि राज्यों के नियंत्रण वाली भूमि को खालसा कहते थे। जहाँ एकता सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली भूमि थी, जिसमें एकतादार जिसे अमीर या मुक्ता कहा जाता था कर उगाही कर सकता था लेकिन इसका उपयोग नहीं कर सकता था। वहीं खालसा सुल्तान के प्रत्यक्ष निमंत्रण में होती थी। अगला है उस्त्र की बात करें, उस्त्र और खराज दोनों राजस्व प्रणाली के प्रकार थे। जहां उस्त्र के जरिए बटाई प्रणाली पर आधारित राजस्व संग्रहण होता था। तो याद रखना उस्त्र ये मुसलमानों पर अध्यारोपित होता था, यानी कि ये मुसलमानों को था, मुसलमानों पर उस्त्र था। और जबकि खराज, और ये खराज कैसा था? तो ये खराज गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। गैर मुस्लिमों से ये खराज लिया जाता था। तो दोस्तों दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। पहला कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। सही कथन पूछा हुआ है। व्याख्या देख लेते हैं। उस्त्र और खराज दोनों भूमि कर के प्रकार थे। जहाँ प्रथम मुस्लिमों पर अध्यारोपित होता था वहीं दूसरा गैर मुस्लिमों पर अध्यारोपित होता था। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा गया अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो इनमें से अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? एक तो अब्दुल समद थे और कौन थे? अब्दुल समद और थे बसावन और अब्दुल समद ये अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन?
अब्दुल समद और बसावन। अब्दुल समद और बसावन ये अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। अब्दुल हसन व अब्दुल हसन और बिशन दास ये दोनों जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे। कहाँ थे? जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे कौन? अब्दुल हसन और बिशन दास। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा निर्मित इमारतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है एवं इस पर गुजराती शैली का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। तो दोस्तों ये वाला कथन एकदम राइट है। अगला है, पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन पंचमहल नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा पर आधारित है। तो दोस्तों ये वाला भी कथन राइट है। अगला है, आगरा के दुर्ग में निर्मित जहांगीर महल यानी कि जहांगीरी महल का निर्माण ग्वालियर के मानसिंह के महल के आधार पर किया गया है। तो दोस्तों ये वाला भी कथन राइट है। इसमें तीनों कथन राइट हो गए, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अकबर ने आगरा एवं अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में कई इमारतों का निर्माण करवाया था। जोधाबाई का महल जो फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है, महल पर उत्कीर्ण अलंकरणों की प्रेरणा दक्षिण के मंदिरों के वास्तुकला से लिया गया। इस पर गुजरात शैली का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। जहांगीर महल में हिंदू और इस्लामी परंपराओं का समावेश मिलता है, इसलिए तीनों कथन सत्य हैं। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के सारे प्रश्न, यानी कि 147 तक प्रश्न कर लिए। 147 के बाद 148वां प्रश्न अगली क्लास में देखेंगे। क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो दोस्तों इस क्लास को आप अच्छे से देख लीजिएगा और हर पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद याद भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।